जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत। और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें जिससे आपको समय समय पर हमारे पेपर अपडेट मिल सके। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं और लगभग सारे ही आर्मी के एग्जाम्स में इनमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही। तो आज का जो पेपर है उसको आप बहुत ध्यान से और बहुत गौर से पढ़ें। अच्छा, इससे पहले आपके एग्जाम के परीक्षण के लिए मैंने एक एक दो क्वेश्चन थोड़े से गलत कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने ही उस पर कमेंट्स किए, बाकी किसी ने नहीं किए। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग इसको ठीक से नहीं पढ़ते हो। आज के क्वेश्चन पेपर में भी आपको जो है कमियां ढूंढनी है और तुरंत कमेंट्स करना है। पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप किस पोजीशन पर है। तो चलो समय वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। और आज ज्योग्राफी और इनसे संबंधित प्रश्न लेके आया हूं। अब देखिए, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? अब अगर आपने ये देखा कि जैसे ये हमारा सौर मंडल है और इस सौर मंडल के यहां पर ये सूर्य है, तो सूर्य से के सबसे नजदीक होगा बुध, फिर शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, फिर मंगल। अगर ये आपको याद है, क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, तो पृथ्वी के दोनों ओर एक तरफ मंगल है और एक तरफ शुक्र है। अब आप इसमें देख लीजिए, ये मंगल और ये शुक्र, तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह यानी पृथ्वी के नेचुरल उपग्रह कितने हैं? तो पृथ्वी का आपको पता है एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक ही है और वो है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी लगभग भली भांति जानते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होगा शनि। तो ये प्रथम और ये सेकंड। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। प्रारंभिक समय में, या हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 19वीं शताब्दी तक तो यह माना जाता था कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी स्थित है। लेकिन जैसे जैसे साइंस युग आगे बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे बड़े बड़े यंत्र बनने लगे, तो अब लगभग सबने ये फाइनल कर दिया कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है सूर्य, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया कि जैसे सपोज ये सूर्य है, अब इससे बढ़ते हुए क्रम में सूर्य को हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ये देखो, जैसे ये सूर्य है, अब सूर्य के तुरंत बाद आपका बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और ये हो गया वरुण। अब देखिए, यहां से सारी चीजें पता चल जाएंगी कि ये तीसरे नंबर पर है। तो यहां आंसर हो गया तीसरा। सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 1, 2 और ये 3, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी तीसरे स्थान पर हो। नेक्स्ट,
नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी। सब ग्रहों के अलग अलग रंग हैं जिनको अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी नीला ग्रह हो गई। शुक्र की बात करें तो शुक्र श्वेत ग्रह या सफेद ग्रह, इसको श्वेत ग्रह भी कहते हैं। बुध का कोई कलर नहीं है क्योंकि बुध सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, तो सूर्य के प्रकाश और सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा के कारण उसका कोई रंग रूप नहीं है। मंगल की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मंगल। तो ये हो गए इनके रंगों के प्रकार। नेक्स्ट, किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? यानी वे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो पहला हो जाएगा आपका शुक्र और दूसरा हो जाएगा आपका बुध। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि वे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। इधर अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो आपको पता है, चंद्रमा, और मार्स के दो उपग्रह हैं। मार्स के दो उपग्रह हैं, फोबस और डाइमस। फोबस और डाइमस, ये दो उपग्रह। बृहस्पति के 79 उपग्रह। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मैंने पहले ही क्वेश्चनों में मेंशन कर दिया, ये लाल ग्रह है, इसका कोई रंग नहीं है, ये आपका श्वेत ग्रह है और ये पीला ग्रह। देखो बृहस्पति आ गया तो बृहस्पति को हम पीला ग्रह कहेंगे। अब यहां हमसे पूछा है लाल ग्रह कौन सा है, तो इसके लिए मंगल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि पीला ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, इसको आप सुबह का तारा भी कह सकते हो, सुबह का तारा और संध्या का तारा। तो ये हो जाएगा आपका शुक्र। देखो सब ग्रहों के अपने अलग अलग उपनाम हैं। अगर शनि आएगा तो ये न्याय का देवता हो जाएगा, न्याय का देवता शनि। पृथ्वी नीला ग्रह हो जाएगा और ये पीला ग्रह हो जाएगा। तो इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार ये शुक्र ग्रह। अच्छा, शुक्र ग्रह को और भी नामों से जाना जाता है, ये सुंदरता की देवी भी है, सुंदरता की देवी। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आता रहता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो पहली बात तो ये अमावस को होता है, और चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो पूर्णमासी को होगा। सूर्य ग्रहण अमावस को होगा। और स्थिति क्या होगी जब सूर्य ग्रहण होगा? तो बिल्कुल आप ऐसे समझो कि ये स्थिति होंगी, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा और ये सूर्य। हम लोग यहां रहते हैं, जब हम यहां रहेंगे तो चंद्रमा की परछाई सूर्य पर पड़ जाएगी, इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आएगा क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया। ऐसी सिचुएशन में ये स्थिति उत्पन्न होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, तो सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होगा? चंद्र ग्रहण में ये होगा कि ये चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी हो गई और ये आपका सूर्य।
अब देखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर नहीं आ रहा, तो ये हो गया चंद्र ग्रह। नेक्स्ट, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? आप चाहें तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, पृथ्वी की छोटी बहन या पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, या किस ग्रह का आकार और आयतन पृथ्वी के समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। यानी शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, सुंदरता की देवी भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की छोटी बहन भी इसे कहा जाता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे, इनको जितना रटोगे उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो, देखो ये तो हो गया चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 20 सेकेंड। कुछ गाइडों में और कुछ लोगों का यह मानना है कि 1 मिनट 25 सेकेंड, लेकिन 25 सेकेंड बिल्कुल गलत है। राइट आंसर आपका यही होगा। अब ये बात करी सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी सीधा सीधा हम ऐसा भी याद कर सकते हैं कि लगभग 500 सेकेंड। यहां भी कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि साहब ये 8 मिनट 30 सेकेंड है, कुछ बच्चे कहते हैं कि साहब हमने 8 मिनट 25 सेकेंड पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो आपका 8 मिनट 20 सेकेंड का समय होता है। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। अच्छा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, अब जैसे ये सूर्य है और सूर्य के सबसे निकट आपका बुध ग्रह है, तो सामान्य तौर पर दिमाग में ये विचार आता है कि भाई जब सौर मंडल के में सूर्य और सूर्य के सबसे निकट अगर बुध ग्रह है तो स्वाभाविक है कि यही सबसे गर्म होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे गर्म ग्रह सूर्य है, वो शुक्र है, सॉरी, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। रीजन क्या है? क्योंकि शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 85% के आसपास है। 85% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शुक्र ग्रह पर है, और आप लोग भली भांति जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होती है। इसी की वजह से शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, तो इसे भी आप याद रखें। भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से, सपोज ये हमारी पृथ्वी है और ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये अक्षांश रेखाएं, ये बीच में से खींची गई रेखा भूमध्य रेखा है। ये जो रेखा है जिसको मैंने ज्यादा डार्क कर दिया है, ये भूमध्य रेखा है, और इसके नीचे फिर ये स्थिति है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है भूमध्य रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है, तो इस भूमध्य रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। और ये 0, ये 90, ये 180, तो भूमध्य रेखा कितने पर है? 0 डिग्री पर, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अक्ष तक झुकी हुई है? अब देखो ये पृथ्वी, अब पृथ्वी क्योंकि इस तरह से तो है ही नहीं, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है लगभग इतनी, और ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पृथ्वी अक्ष तल से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अगर क्वेश्चन इस तरह से आया कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये हो जाएगा 66.5 डिग्री का। ये कोण है, अक्ष से झुकी हुई है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्ष तल से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 66.5 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट, दो निकटस्थ देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतर कहां पाया जाता है। यानी फिर मैं एक बार आपको इसी उससे बता देता हूं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अब ये वाली जो रेखाएं हैं वो तो हमने आपको बताई दी कि ये तो अक्षांश रेखाएं, ये वाली जो पूरब से पश्चिम खींची जाती है। यहां आपका 0 देशांतर, जिसको हम भूमध्य रेखा या ग्रीनविच भी बोलते हैं, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये वाली जो रेखाएं हैं इनको हम देशांतर बोलते हैं। ठीक इस तरह से अब क्वेश्चन क्या पूछा कि दो निकट देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां होती है। तो दो निकट देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी जो होती है ये विषुवत रेखा पर होती है। सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर। अगर क्वेश्चन आता कि दो निकटतम देशांतरों के मध्य सबसे कम दूरी, यहां सर्वाधिक आया है तो विषुवत रेखा आ जाएगा। अगर क्वेश्चन सबसे कम दूरी का आता तो ध्रुवों पर होता। देखो ध्रुवों पर दो देशांतरों के बीच में कोई दूरी नहीं है और है तो सबसे कम है, तो सबसे कम दूरी आएगी ध्रुवों पर और सबसे अधिक दूरी आएगी तो विषुवत रेखा पर। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से रखना। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन जो है ये वार्षिक गति के कारण होते हैं। दैनिक गति के कारण क्या होते हैं, दिन रात की घटना होती है, दिन रात की घटना होती है दैनिक गति के कारण। रोजाना पृथ्वी जो है घूमती है, उससे दिन रात बनते रहते हैं, ये दैनिक गति है और इसके कारण आपका दिन रात होता है। लेकिन ऋतु परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण, परिक्रमण गति, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के जब राउंड लगाएगी एक साल में, तो उस हिसाब से पृथ्वी सूर्य से दूर होती चली जाएगी, सर्दी पड़ेगी, पृथ्वी सूर्य के निकट आती जाएगी, सर्दी पड़ेगी। तो ये है ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण, तो वार्षिक गति के कारण। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि भाई दिन रात की घटना किसके कारण होती है, दैनिक, या दिन रात छोटे बड़े होते हैं, तो ये होगा पृथ्वी की घूर्णन गति और अक्ष पर झुके होने के कारण। अगर अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो दिन रात छोटे बड़े नहीं होते, फिर दिन रात ही होते। तो दैनिक गति के कारण दिन रात, वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन, घूर्णन गति और अक्ष पर झुके होने के कारण दिन रात छोटे बड़े। इसमें देखो 3-4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। नेक्स्ट, ये इसको आप जितना ध्यान से सुनोगे ना उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। वैसे 50-52 क्वेश्चन है, लेकिन आपको लगभग 400 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से और बहुत डिटेल से पढ़ें। भूमि की कितने प्रतिशत जगह पानी से ढकी हुई है, यानी हमारी पृथ्वी पर कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो ये हो गया आपका 71% भाग जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन,
तो 22 दिसंबर है, ये सबसे छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन। 21 जून ये सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटी रात 21 जून को होगी। जब उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा, तो दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुनामी नाम किससे संबंधित है? समुद्री भूकंप। अच्छा, सुनामी जो है यह जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है समुद्री भूकंप। भूपटल पर होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है, और वो ही भूकंप अगर समुद्र में आ जाता है, और समुद्र में जब भूकंप आता है तो समुद्र की लहरें 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर तक जाती हैं, बहुत तेजी से दूर तक जाती हैं और स्पीड से वापस आ जाती हैं। ये होता है समुद्री भूकंप, जिसको हम सुनामी कहते हैं। ये अक्सर जापान और इस क्षेत्र में ज्यादा आता रहता है, जहां पहाड़ी और समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, वहां ज्वालामुखी और भूकंप सर्वाधिक मात्रा में आते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल। ये काफी बार आता भी है, बहुत बार आपने पढ़ा भी है। तो ये है सहारा मरुभूमि या सहारा मरुस्थल। अच्छा, इसको लेकर के आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। लगभग 90% स्टूडेंट ये मानते हैं कि सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है, जबकि ऐसा नहीं है। सहारा मरुस्थल जो है ये उत्तरी अफ्रीका में है। तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल ये हमारा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा। और गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा। और ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में। ये ध्यान रहे कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, इसका आपको आंसर देना है और आपको तुरंत कमेंट्स करना है, पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। नेक्स्ट, एशिया में सबसे विशाल मरुस्थल। एशिया आ गया तो एशिया में सबसे विशाल मरुस्थल गोबी, जो कहां स्थित है? मंगोलिया। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट, श्रीलंका की राजधानी कहां स्थित है? ये मैंने जानबूझ करके जो है कोलंबो ही टाइप करवाया ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि कोलंबो अब राजधानी श्रीलंका की नहीं है, अब जयवर्धनेपुरम। अब श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम हो गई। तो जो कोलंबो आपके दिमाग में बैठा हुआ है उसको आप डिलीट करें और उसकी जगह जयवर्धनेपुरम, क्योंकि दिमाग भी अपडेट होना बहुत जरूरी है। अगर समय समय पर दिमाग अपडेट रहेगा तो अच्छा होगा। तो जो कोलंबो रटा हुआ है उसको अब डिलीट कर को जयवर्धने। यूक्रेन, यूक्रेन बहुत चर्चा में है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और ऐसे चर्चा में रहने वाले प्रश्न जो है वो कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव या खारकीव, कीव या खारकीव ये यूक्रेन की राजधानी। ये आपको पता ही है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये बांग्लादेश और ये नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। येन ये जापान की मुद्रा है, और युवान ये आपका
चीन की मुद्रा है। रूस चर्चा में है तो रूबल रूस की मुद्रा है। जापान की येन, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और युवान ये चीन की मुद्रा है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी, देखो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता थी पहले, इसको अब नुसंतारा कर दिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, अब इस जकार्ता के स्थान पर इसको नुसंतारा कर दिया गया है। तो ये एक नया अपडेट। मैंने ये 2-3 क्वेश्चन इसलिए दिए हैं ताकि इनको आप याद रख सकें, क्योंकि ये चेंज हो गए हैं। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम कोल्टे हो गई है और इंडोनेशिया की राजधानी आपकी नुसंतारा होगी। सबसे अधिक रबर किस देश में उत्पन्न होता है? थाईलैंड। ये रबर का सबसे बड़ा उत्पादित देश। नेक्स्ट, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? अब देखो, जापान, उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश। सूर्य सबसे पहले कहां निकलता है? जापान में, क्योंकि दिशा की पूछें कि सूर्य किस दिशा में निकलता है तो स्वाभाविक है कि पूर्व में। और अगर क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि वर्ल्ड का वह देश जो सबसे पूर्व में है तो जापान, इसीलिए तो उसको उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। यहां क्वेश्चन है मध्य रात्रि के सूर्य का देश, तो ये हो जाएगा नॉर्वे। और अगर डूबते हुए सूर्य का देश पूछ ले, डूबते हुए सूर्य का देश, तो आपका ब्रिटेन होगा। 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं एक क्वेश्चन से, इसीलिए कह रहा हूं कि ध्यान से पढ़ेंगे। जितना ध्यान लगा करके पढ़ेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मध्यरात्रि का सूर्य का देश आएगा तो आपका नॉर्वे हो जाएगा। अगर उगते हुए सूर्य का देश होगा तो जापान होगा। अगर डूबते हुए सूर्य का देश होगा तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और लगभग 60% आबादी इसी महाद्वीप में स्थित है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश, यानी सबसे अधिक चीनी किस देश में होती है? अब देखो ये देश आया है तो देश पूछेंगे तो यहां आपका ब्राजील हो जाएगा। और अगर विश्व का चीनी का कटोरा आएगा, चीनी का कटोरा, तो ये क्यूबा हो जाएगा। यहां चीनी का प्रमुख उत्पादित या उत्पादक देश पूछा है, इसीलिए ब्राजील आंसर राइट होगा। ये मिसप्रिंट हो गया, गलत टाइप हो गया। चीनी का कटोरा की अगर हम बात करेंगे तो फिर क्यूबा आएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन, सबसे बड़ा देश जो चीनी का उत्पादन करता है ब्राजील, और चीनी का कटोरा पूछे तो क्यूबा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। राजधानियों वाले क्वेश्चन 5-6 दे दिए। बहुत सारे देशों की राजधानी, कम से कम 10 देशों की राजधानी आपको इस पेपर से सॉल्व हो जाएगी अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो। नेक्स्ट, सबसे छोटा महासागर, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसमें सबसे छोटा महासागर पूछा है तो सबसे छोटा महासागर ये अंटार्कटिका होगा, तो इसका ये राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लॉस एंजिल, अमेरिका में।
जलप्रपात का मतलब झरना, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला झरना, तो ये लॉस एंजल। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? देखो ये आपने बहुत बार पढ़े हैं, ये रेखाओं वाले जो हैं ये आपने इतनी बार पढ़ लिए कि मुझे लगता है ये चीजें आपको रट गई होंगी, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपको इस बात का पता चल जाए, कि दोबारा से आपको रिवाइज हो जाए कि भाई कौन सी चीजें कहां से हैं और कैसे हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और इसमें क्वेश्चन आ जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित रेखा है, रेड क्लिफ। ये जो रेखा है ये भारत और चीन के बीच है, भारत और चाइना। डूरंड रेखा ये अफगानिस्तान, और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और भारत के बीच नहीं है, वो गलत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा ये भारत और चाइना की। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। नेक्स्ट, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश में भी दे देते हैं कभी कभी, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत। तो इसमें आ जाएगा आपका पामीर का पठार। इसमें कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? पामीर का पठार, ये संसार की छत कहलाता है। अब देखो, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है ये दक्षिण बिंदु है, भारत का दक्षिण बिंदु आएगा इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु आएगा तो आ जाएगा आपका इंदिरा कॉल। यहां पूछा है संसार की छत, पामीर का पठार, इंदिरा पॉइंट या आपका दक्षिण का बिंदु, इंदिरा कॉल या आपका उत्तर का बिंदु। नेक्स्ट, सरिस्का अभ्यारण्य कहां स्थित है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी अगर आपको जिला पूछ ले तो अलवर। ये 2004-5 के आसपास बहुत फेमस रहा क्योंकि यहां से बाघ लगभग खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद बाघों को बचाने के लिए फिर एक ऑपरेशन चलाया गया और आज यहाँ पे काफी संख्या में बाघों की संख्या हो गई है, काफी मात्रा में। तो सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में है और अब ये दो सरिस्का अभ्यारण्य बन गए, एक सरिस्का ए और एक सरिस्का बी। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। ये मोटे अनाजों के लिए प्रसिद्ध है, मोटे अनाजों के लिए, मोटे अनाजों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी अगर उसकी बात करेंगे तो लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बिहार का विषाद किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आए कि भाई बिहार का विषाद किसे कहते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन आ जाएगा कोसी नदी। बिहार का शोक, विषाद या शोक, मैंने शब्द बदल दिया है, अगर वहां शब्द बदल करके भी दे दें तब भी आपको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए मैंने शोक को विषाद में बदल दिया है।
दामोदर ये बंगाल का शोक है, बंगाल का शोक। गंडक नदी जो है यह आपकी यूपी यानी उत्तर प्रदेश और बिहार संयुक्त है। ये नेपाल की भी है, भारत और नेपाल की। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सी परियोजना अंतरराष्ट्रीय परियोजना है, गंडक। बिहार का शोक पूछे, कोसी नदी। पश्चिम बंगाल का शोक पूछे तो दामोदर नदी। नेक्स्ट, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। मथुरा किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ये बहुत बार आता है। और भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर है, ये पंजाब में है। पंजाब में दो गांव हैं, एक का नाम है भाखड़ा और एक का नाम है नांगल। इनके बीच में ये बांध बना हुआ है और ये सतलज नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट, पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? उदयपुर। और उदयपुर राजस्थान में। यह राजस्थान की सबसे सुंदर झील है, पिछोला। तो इसका राइट आंसर पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? उदयपुर शहर में। उदयपुर शहर कहां है? राजस्थान में। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय। ये बहुत बार आता है, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स। ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ये राइट आंसर होगा। अब मानक समय निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपको जो है थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिण गोलार्ध है, ये पूर्व है, ये पश्चिम। बात हुई थी हमारी कि ये जितने भी रेखाएं ये सब देशांतर हैं और ये जितने भी रेखाएं ये भी सब देशांतर हैं और ये वाली रेखाएं आपको पता है ये अक्षांश है। पहले भी मैंने 2 बार आपको इसके द्वारा समझाया। अब देखो ग्रीनविच समय, तो ग्रीनविच समय यहां से निर्धारित होता है 0 से। ये ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच रेखा, और ग्रीनविच एक शहर है जो लंदन में। भारतीय मानक समय, भारत का मानक समय कहां से निर्धारित हुआ? नैनी नामक स्थान से, यूपी में। तो भारत का मानक समय नैनी नामक स्थान से यूपी में, और भारत का मानक समय कहां से निर्धारित हुआ? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय कहां से हुआ? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ग्रीनविच शहर का समय कहां से हुआ? 0 से। अब देखो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो अब हमको समय निर्धारित करना है, तो देखो 0 जो ग्रीनविच शहर है वहां से, और 82.5 जो हमारा भारतीय शहर है यहां से, दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे और दोनों के बीच में अंतर निकलेगा 82.5। अब 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट। अब इसके घंटे बनाएंगे तो हम इसमें 60 का भाग दे देंगे, तो ये हो गया 5, ये हो गया 300 और ये 30, 5.5 घंटे हो गए। अब सवाल उठता है कि आगे की पीछे, तो हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है और पूर्व में सूर्य पहले उदय होता है, तो पहले हमारे बजेंगे फिर वहां के बजेंगे, तो इसमें ये हो जाएगा ग्रीनविच समय से 5-5.5 घंटे आगे। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की में सबसे अधिक
कॉफी का उत्पादन कहां से होगा या कहां से होता है? कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट, किस स्थान पर औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है? मासिनराम। देखो, पहले पुरानी गाइडों में चेरापूंजी होगा, पुरानी उनमें चेरापूंजी होगा, अब चेरापूंजी ना होकर के अब मासिनराम हो गया है, और मासिनराम और चेरापूंजी दोनों ही मेघालय में है, तो इसका ये राइट आंसर होगा, सर्वाधिक औसत वर्षा मासिनराम। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई, असम। यहां भारत का सबसे पहली तेल रिफाइनरी लगाई थी या तेल का कुआं मिला, आप ऐसा भी कह सकते हो, असम के डिगबोई में। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है और ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस नदी पर है? महानदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? नर्मदा नदी से। गुजरात में नर्मदा नदी पर एक बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध, और ये गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे, तो ये नर्मदा नदी परियोजना, सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट, मानस अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? असम में। नेक्स्ट, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गन्ना। ये एकमात्र ऐसी फसल है जो एक बार बोने के बाद में लगभग 1 वर्ष में फल देती है, यानी 10-11 महीने तो कम से कम लग ही जाते हैं, तो सर्वाधिक अंतर होगा। अब देखो, ये गेहूं, जौ, मक्का, ये आपके 3-3, 4-4 महीने में कट के तैयार हो जाती हैं, जबकि गन्ना जो है पूरा 9-10 महीने का समय ले लेता है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति। क्रांतियां बहुत सारी हैं, एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर आर्मी के एग्जाम में क्रांतियों से आता है। तो देखो, आपका यहां हो जाएगा श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, तो श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति कृषि से, लाल क्रांति टमाटर से, पीली क्रांति तिलहन से, उसी तरह से गुलाबी क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। अगर केवल मछली उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है तो ये हो जाएगा आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित। गुलाबी क्रांति झींगा मछली संबंधित। लाल क्रांति ये मांस और टमाटर से संबंधित। और खाद्यान्न तो ये हो जाएगा आपका भूरी क्रांति, फूड प्रोसेसिंग। तो देखो, गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली से हो गया, नीली क्रांति मछली से हो गया, लाल क्रांति मांस से हो गया, लाल क्रांति टमाटर से भी हो गया, और भूरी क्रांति खाद्यान्नों से। 5-6 क्वेश्चन इस अकेले क्वेश्चन में से बन गए हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि इसको बहुत ध्यान से और बहुत गौर से पढ़ेंगे, तभी ये चीजें याद होती हैं। और ये ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए स्पेशली निकाल करके लाया हूं जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है कि ऐसे प्रश्न किसी न किसी आर्मी के एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपके लिए कुछ अच्छा लेके चलूं और इसको ध्यान से पढ़ें। और जो भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने गलत दिया है उसको ध्यान से पढ़ करके कमेंट्स करें, पता चलेगा कि तुम्हारी तैयारी किस तरह की चल रही है। नेक्स्ट, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, तो ये इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है
और इंदिरा गांधी नहर जो है आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां से है? तो हरिके बैराज बांध से। हरिके बैराज बांध। नेक्स्ट, गोल क्रांति। तो गोल क्रांति अगर आएगा तो आलू, ये हो गया आपका गोल क्रांति। अंडा उत्पादन से आएगा, ये हो गया आपका रजत क्रांति। टमाटर उत्पादन से आएगा तो आपको मैंने बता ही दिया, ये होगा लाल क्रांति। क्लियर? नेक्स्ट, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? तो ये महाराष्ट्र, कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। नेक्स्ट, एशियाई जंगली गधा कहां पाया जाता है? कच्छ के रण में। राइट आंसर। एशियाई जंगली गधा कहां पाया जाता है? कच्छ के रण। काजीरंगा असम में है और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग का गैंडा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये आता रहता है किसी न किसी एग्जाम में। आर्मी के अलावा और भी बहुत सारे जो कंपटीशन होते हैं, रेलवे, एसएससी, उनमें भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। रणथंबोर ये सवाई माधोपुर में है, जो राजस्थान में है। सवाई माधोपुर राजस्थान, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार अभ्यारण्य जो है ये केरल में। इस पेरियार अभ्यारण्य की खास बात यह है कि ये पेरियार नदी के किनारे है केरल में, और यहां सफेद हाथी ज्यादा मिलते हैं, सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हुए दोस्तों आपके 53 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे लगा कि आपको जो है कुछ ऐसा दूं जो आप बहुत लंबे समय तक याद रखें और आपसे आपका लाभ मिले। और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों से, और भी आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आएंगे। धन्यवाद।